देखिए, आज की जो क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मान के चलिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्ज़ाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मान के चलिए इसमें से आपको 3 से 4 नंबर मिलने वाले हैं इस पीडीएफ से, यानी कि इस क्लास से। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, पूरी क्लास को आपको देखना है, ठीक है? स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को अच्छे से देखना है, इत्मीनान से देखना है। दूसरी बात करते हैं, यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों आइए बात करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं, आज हम सबसे पहले जानेंगे जनजातियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे यानी जानेंगे जनजातियों के बारे में। आइए समझते हैं जनजातियों के बारे में। देखिए, भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में यदि बात करते हैं तो जनजाति एक अलग सामाजिक लोगों का समूह होता है जो विकास के चरण से पहले ही मौजूद है। यह वे लोग होते हैं जो अपने जीविकोपार्जन के लिए जंगल और जमीन पर आश्रित होते हैं। जनजातियां क्या होती हैं? अपने आप में निर्भर होती हैं। इस सबसे अच्छी बात यह है कि जो जनजातियां होती हैं ये अपने आप में ही निर्भर होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूची में आइए देखते हैं कि कौन कौन सी जनजाति कहाँ की है। जैसे कि बात करते हैं चांगपा जनजाति की बात करते हैं तो चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। गद्दी जनजाति की बात करते हैं तो गद्दी जनजाति की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में। गोंड जनजाति की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में। कोरवा जनजाति की बात करते हैं दोस्तों तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, ध्यान रखिएगा। सहरिया जनजाति की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में। मुंडा जनजाति की बात करते हैं तो झारखंड में। खोंड जनजाति की बात करते हैं तो उड़ीसा में। नागा जनजाति की बात करते हैं तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं टोंडा जनजाति की बात करते हैं तो तमिलनाडु में। कहीं जाइएगा नहीं, इसके बाद और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जारवा जनजाति की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लुसाई जनजाति सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो यही है, ठीक है। लुसाई जनजाति मिजोरम में। वर्ली जनजाति की बात करते हैं महाराष्ट्र में। यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है वर्ली जनजाति, या सी टेट का भी अगर देखा जाए तो कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बकरवाल जनजाति की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर। थारू जनजाति की बात करते हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। खरवाल जनजाति की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश। जौनसारी की बात करते हैं तो उत्तराखंड। भोटिया जनजाति की बात करते हैं तो उत्तराखंड। मीणा जनजाति की बात करते हैं तो राजस्थान। भील की बात करते हैं तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। संथाल जनजाति की बात करते हैं तो झारखंड। नेक्स्ट बात करते हैं उराव जनजाति की बात करते हैं तो ये भी झारखंड में है। तो झारखंड में अगर देखा जाए ऐसे में तो एक तो संथाल है, दूसरा उराव जनजाति है, तीसरा मुंडा जनजाति है और कोरवा भी अगर देखा जाए तो झारखंड की ही जनजाति है, ध्यान रखिएगा। एक बार आपका ध्यान फिर से मैं आकर्षित करवाना चाहूंगा। एक तो आप ध्यान रखिएगा कोरवा जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति, तीसरी है संथाल, चौथी है ओराव जनजाति। ध्यान रखिएगा झारखंड में पाई जाएगी। गारो खासी जयंतिया की बात करते हैं तो यहीं पर पहाड़ियां भी हैं गारो खासी जयंतिया की, और ये जनजाति मेघालय में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कुकी जनजाति। कुकी जनजाति के बारे में बात करते हैं तो मणिपुर में। लेपचा जनजाति की बात करते हैं तो सिक्किम में। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है सिक्किम जनजाति के बारे में भी, कि सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों, तो लेपचा। भारत में जनजातियों में सबसे बड़ी अगर कोई जनजाति है तो वो है गोंड जनजाति है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको जनजातियों के बारे में बता दिया है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं वेलक्रो के बारे में। आज कुछ लोगों को पहली बार वेलक्रो के बारे में पता चलेगा। आज कुछ लोगों को पहली बार, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इरेज करने से क्या होता है बाद में हमारे लिए समस्याएं बना देती हैं, ठीक है। जब दोबारा क्लास लेना होता है तो ये फिर से उसी तरह से आ जाती है। देखो वेलक्रो के बारे में बात करते हैं तो 1948 की एक घटना है। जब क्या हुआ, एक दिन जॉर्ज मिस्ट्रल नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने क्या किया, बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर देखा तो वे हैरान रह गए। दरअसल जो बीज होते हैं, जैसे कि धान की बीज की बात करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़ों पर चिपकाया और देखा तो वे हैरान रह गए। और इन बीजों को बारीकी से देखने पर इनको ये पता चला कि बीजों में क्या होता है, छोटे छोटे हुक होते हैं। बीजों में क्या होता है, छोटे छोटे हुक होते हैं, और इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशे पर अटक जाते हैं। और इन्हीं हुक की वजह से क्या होता है कि बीज जो होते हैं कपड़े के रेशों पर क्या होते हैं, अटक जाते हैं। और यह देखकर इन्होंने क्या किया, जॉर्ज मिस्ट्रल को एक आइडिया आया, इन्होंने क्या कर दिया, वेलक्रो बना दिया। इन्होंने क्या किया कि एक तरीके से वेलक्रो बना दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ए है वेलक्रो, ठीक, भूलिएगा नहीं दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है वेलक्रो के बारे में।
आज कुछ लोगों को पहली बार ए वेलक्रो के बारे में पता चला होगा। जिनको पहली बार ये चीज़ें पता चली है, एक बार वे कमेंट करके हमें बताएं कि यस सर, इस बार हमें पहली बार पता चली है दोस्तों। चलिए सॉरी, अब बात करते हैं कि रेल टिकट पर लिखी गई जानकारी के बारे में, कि रेल टिकट में किस प्रकार की जानकारी लिखी होती है। एक तो श्रेणी नंबर लिखा होता है, ठीक है, ट्रेन नंबर लिखा होता है, ट्रेन का नाम लिखा होता है, फिर अगर देखा जाए तो सफ़र शुरू होने की तारीख तथा समय लिखा होता है, गंतव्य स्थान तक पहुंचने की तारीख और समय लिखा होता है, और टिकट प्रारंभ होने का, टिकट समाप्त होने का भी स्थान लिखा होता है। ठीक है, तो टिकट कहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक आप जा रहे हैं और कहाँ तक पहुँचेंगे दोस्तों। ठीक है, ये सारी जानकारी ये लिखा होता है टिकट में। ठीक है, तो रेल के टिकट में ये सारी जानकारी लिखी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। देखिए, जैसे कि बात करते हैं, बर्थ का नंबर भी लिखा होता है कि कहाँ पर आप बैठेंगे। किराया की बात करते हैं तो किराया भी लिखा होता है। कुल दूरी, कितने डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये भी लिखा होता है। सॉरी, नेक्स्ट बात करती हैं पीएनआर की बात करते हैं, थोड़ा से सर्दी हो गई है। पीएनआर की बात करते हैं तो ये क्या करता है, यात्रियों की संख्या के बारे में बताता है। पीएनआर नंबर, ध्यान रखिएगा, यात्रियों की संख्या के बारे में क्या बताते हैं, पीएनआर नंबर बताता है दोस्तों, भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये है सारी चीजें टिकट पर लिखी हुई जानकारियों के बारे में। अब आइए समझ लेते हैं बिजली के बिल पर दी गई जानकारियां, उसमें लिखा होता है उस विभाग का नेम। ठीक है, और जैसे कि विद्युत विभाग लिखा होता है, जैसे जल विभाग की बात करते हैं, और जो जल वाला होता है राज्य सरकार का नेम लिखा होता है, किस राज्य सरकार की ये चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे उत्तर प्रदेश, वहाँ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित उत्तर प्रदेश, बिल किसके नाम पर है, और कितने महीनों का बिल व्यक्ति जमा कर रहा है या कितने महीनों का बिल आया है, बिल किस तारीख तक का है, मतलब कितने तारीख तक, कितने से कितने तारीख तक है, कितने पैसे व्यक्ति को भरना पड़ेगा, ये बातें ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से आपका ध्यान मैं आकर्षित करवाना चाहूँगा, पानी के बिल में दी गई जानकारियों में क्या होता है, उसका विभाग लिखा होता है। जैसे कि जल विभाग की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद बात करते हैं राज्य सरकार का नेम होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं। फिर बिल किसके नाम से है और कितने महीनों का बिल होता है, और बिल किस तारीख तक का है, और कितने पैसे भरने पड़ेंगे। आइए समझते हैं आज हीमोग्लोबिन के बारे में। बहुत सारे लोग तो वैसे जानते हैं, लेकिन उनको आज कुछ नया ही जानने को मिलेगा। देखिए, हीमोग्लोबिन जो होती है लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। एक बार यहाँ से आप देखिए, एक मिनट, आगे बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, एक मिनट दोस्तों। देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो लाल रक्त यानी कि रेड ब्लड सेल्स के कोशिकाओं में पाया जाता है दोस्तों, या रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण क्या होता है, शरीर में खून की मात्रा जो होती है घट जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण क्या होता है, खून की मात्रा घट जाती है, और खून की मात्रा घटने पर एनीमिया का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। तो खून का मात्रा बढ़ जाने पर, खून की मात्रा घट जाने पर क्या होता है, एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है, और कुछ मामलों में एनीमिया जानलेवा भी साबित होता है। तो ऐसे में अगर देखा था, जो ज़्यादातर जो एनीमिया के शिकार होती हैं महिलाएं होती हैं, या तो पुरुष होते हैं। पुरुष जो होते हैं बुढ़े होते हैं। एक मिनट दोस्तों, सॉरी यार, आज क्या बुला है। एक बार फिर से मैं इसको बताना चाहूँगा, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कमी होने के कारण शरीर में खून की मात्रा घट जाती है, और खून की मात्रा घटने पर एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। कुछ मामलों में क्या होता है, एनीमिया जो जानलेवा भी साबित हो सकती है। ठीक है, एनीमिया जैसे बीमारी कई बार जानलेवा भी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं हीमोग्लोबिन कम होने के कारण क्या क्या, मतलब इसके लक्षण क्या क्या है। एक तो देखिए, समझिएगा, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर आप खुद में अनेक लक्षण का अनुभव आप कर सकते हैं। जैसे कि इसके जो सिम्टम्स हैं दोस्तों, जैसे सिर में दर्द का होना। ठीक है, जैसे सिर में दर्द हो रहा है तो ये मान के चलिए हो सकता है हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। फिर बात करते हैं सांस फूलने की बात करते हैं, चक्कर आने की बात करते हैं, घबराहट की बात करते हैं, कमजोरी का होना, चिड़चिड़ापन का होना, थकान महसूस करना, ध्यान लगाने में कमी का होना, हाथ और पैर का ठंडा होना। हाथ और पैर का ठंडा होना तो फिर ये भी एक तरीके से क्या है, किसका सिम्टम्स है, हीमोग्लोबिन की कमी का है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब देखिए, अगर आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, यानी कि आपको अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। एक तो पहली बात ये है, चुकंदर का सेवन करना होगा। ठीक है, इससे भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और इसके साथ अगर आप चुकंदर की पत्तियों को भी खा जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयरन मिलेगा। चुकंदर की तुलना में क्या होता है, इसकी पत्तियों में
3 गुना अधिक आयरन होता है। कुछ लोगों को आज पहली बार पता चला होगा कि चुकंदर से अच्छा है चुकंदर की पत्तियां खाना। चुकंदर की पत्तियां अपने घर में ला लीजिए और खाना शुरू कर दीजिए, जो हीमोग्लोबिन की कमी है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं आंवला और जामुन की बात करते हैं। तो बराबर मात्रा में आंवले और जामुन का रस मिलाकर पीने से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है। तो इस समय आंवला भी मिल ही सकता है, जामुन हो सकता है ना मिले, ठीक है। लेकिन आजकल कृत्रिम रूप से अगर देखा जाए तो आंवला भी मिलेगा, जामुन भी मिलेगा। तो इसके रस को आप खरीद सकती हैं और मिलाकर आप पीजिए, बिल्कुल आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पिस्ता की बात करते हैं। पिस्ते में 30 अलग अलग तरह के विटामिन पाए जाते हैं, वाह अद्भुत चीज़ें हैं, और इसमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है। तो पिस्ता को भी आप खाकर क्या कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हीमोग्लोबिन में, फिर बात करते हैं नींबू के बारे में बात करते हैं। देखिए नींबू के बारे में बात करते हैं। नींबू में विटामिन सी की भरपूर मात्रा में पाया जाता है, यानी नींबू में क्या होता है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इससे क्या होता है, बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा नींबू भी खाते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए जिससे हमारी समस्याएं ना बढ़े, मतलब कि एक तरीके से लोगों को समस्याएं ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं अनार की बात करते हैं। अनार में क्या होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी के अलावा आयरन भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। 1 गिलास गुनगुने दूध में 2 चम्मच अनार का पाउडर डालिए और पीजिए, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। ठीक, कितना अच्छी चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेब के बारे में बात करते हैं। एनीमिया जैसे बीमारी के लिए सबसे लाभदायक है, इसका सेवन करने से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं पालक के बारे में बात करते हैं। तो पालक जो है हीमोग्लोबिन की कमी होने पर पालक का सेवन करने से शरीर में इसकी कमी की पूरी, मतलब एक तरीके से कमी को पूरा कर देता है। पालक खाने से आयरन की मात्रा, पालक खाने से क्या होता है, काफ़ी अच्छा हीमोग्लोबिन बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है और काफ़ी अच्छा मात्रा में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सूखी किशमिश के बारे में बात करते हैं। ब्लड बनाने के लिए जरूरी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी को किशमिश पूरा करती है। आयरन से भरपूर सूखी काली किशमिश का सेवन अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन कह रहा हूँ, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं केला के बारे में बात करते हैं। शहद या आंवले के रस के साथ केले का सेवन करने से क्या होता है, हीमोग्लोबिन लेवल में बढ़ोतरी की जा सकती है। शहद या आंवले के रस के साथ क्या होता है, केले का सेवन करने से हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए समझते हैं जो हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जैसा कि बात करते हैं आयु और जेंडर के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा। देखिए इसे मापा जाता है डेसीलीटर में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक नवजात शिशु के बारे में बात करते हैं तो इसका कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन, तो 17 से लेकर 22 डेसीलीटर होना चाहिए। एक सप्ताह का जो शिशु होगा 15 से 20 डेसीलीटर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, 15 से 20 डेसीलीटर होना चाहिए। एक महीने का शिशु जो होगा इसका कितना होना चाहिए, 11 से लेकर 15 डेसीलीटर होना चाहिए। और बच्चे के बारे में बात करते हैं तो 11 से लेकर 13 डेसीलीटर होना चाहिए। और एक वयस्क पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है 14 से लेकर 18 डेसीलीटर होनी चाहिए। 1 महीने के बच्चे के बारे में बता ही दिया हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं अगर महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो 12 से लेकर 16 डेसीलीटर होनी चाहिए। मध्यम आयु के पुरुष की बात करते हैं तो 12.4 से लेकर 14.9 डेसीलीटर होना चाहिए। मध्यम आयु की महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो 11.7 से लेकर 13.8 डेसीलीटर होनी चाहिए हीमोग्लोबिन। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज देखिए बड़ी क्लास में इसकी नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद हमारी क्या है 10 बजे से दूसरी क्लास है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा से छोटे पार्ट में बना दिया है, ठीक है। छोटे पार्ट में इस क्लास को प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो तीसरी क्लास देखने में, ठीक है। तो इसके बाद हमारी है CDP की क्लास 10 बजे से, उसको आप जरूर देखिएगा, इसको तो देख ही रहे हैं। चलिए लास्ट बात कर लेते हैं आज के अम्ल वर्षा के बारे में बात करते हैं। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल की नमी से लेकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल की नमी से लेकर क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का ये निर्माण करते हैं। और वर्षा जल के साथ क्या करते हैं, एसिड भूमि पर आ जाते हैं और जिससे क्या होता है, आंखों एवं त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं और वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचाता है और संगमरमर की इमारतें भी पीली पड़ जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, स्टोन कैंसर कहा जाता है या स्टोन कैंसर के नाम से जाना जाता है। नार्वे एसिड रेन से सर्वाधिक, नार्वे जो है
एसिड रेन से सर्वाधिक प्रभावित देश है। ये आपके एग्जाम में आ चुका है और ये तो यूपी टेट में बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ठीक है, यूपी टेट में भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा अम्ल वर्षा के बारे में कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल की नमी के लेकर से मिलकर क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल से नमी लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, और वर्षा जल के साथ क्या होता है, ये एसिड भूमि पर आ जाते हैं जिससे आंखों में और आंखों में समस्याएं होती हैं, त्वचा में कोई ना कोई समस्याएं होती हैं और वनस्पतियों को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। संगमरमर की इमारत की बात करते हैं तो पीली पड़ जाती हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि वहाँ ताजमहल है ना आगरा में। ठीक है, तो वो पीला पड़ रहा है कई बार, इसके लिए भी काफ़ी समस्याएं आती हैं, कई बार इस पर चर्चाएं हो चुकी है। इसे क्या कहा जाता है, स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, इसे क्या कहा गया, स्टोन कैंसर कहा गया है। और नॉर्वे एक देश है जो सबसे ज़्यादा क्या है, एसिड रेन से प्रभावित है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्रिय साथियों। तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। यदि आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं तो एक बार कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी क्लास को रखते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।